मैं 9 साल की उम्र का था जब एक दिन मुझे मौसी अपने घर ले आई। तब मैं छोटा था, बातों की समझ नहीं थी। मौसी मुझे बहुत प्यार करती थी, हर चीज़ मेरी पसंद की बनाती थी। लेकिन बचपन से ही एक चीज़ थी जो मुझे बहुत अजीब लगती थी। मैं अक्सर कमरे में अकेला बैठा रहता था, क्योंकि मौसी मुझे बाहर जाकर खेलने नहीं देती थी। अगर कोई दोस्त घर भी आ जाता तो उसे डांट कर भगा देती थी। मैंने मौसी से बहुत बार गुजारिश की थी कि मुझे भी बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने दे, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रहती थी और नहीं मानती थी। एक दिन जब तंग आकर मैंने घर वापस जाने की जिद की तो मौसी गुस्से से मुझसे कहने लगी, तुम अब यह बात अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम वापस जाओगे। तुम्हारी माँ ने हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें मेरे पास भेज दिया है, इसलिए जो मैं कहूँगी तुम्हें वही करना होगा, वरना सजा के तौर पर मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। बचपन में अगर मैं कपड़े भी बदल रहा होता तो मौसी बेधड़क कमरे में आ जाया करती थी। हम लोग बहुत दूर एक शहर में रह रहे थे। मेरे माँ पापा कभी मुझसे मिलने नहीं आते थे। मैं उनको बहुत याद करता था, लेकिन उन्होंने तो शायद अपने सर से एक बोझ हटाकर फेंक दिया था। वह मुझे भूल चुके थे। अब मेरी जिंदगी बस मौसी के आसपास घुल मिल कर रह गई थी। वह स्कूल में टीचर थी, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पर मुझे किसी भी लड़की से बात तो दूर, अगर मदद करने की कोशिश करता तो वह कभी ना करने देती, बल्कि उस लड़की को सजा देती। मैं बच्चा था इसलिए डर जाता था। मैं मौसी से और भी ज़्यादा डरने लगा था। पता नहीं क्यों मुझे यूं लगता था जैसे वह जानबूझकर मुझे हाथ लगाने की कोशिश करती है। मैं अक्सर खुद को उनसे दूर करने की कोशिश करता था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उनका यूं खुद को बेवजह हाथ लगाना पसंद नहीं आता था। वैसे वह बहुत अच्छी थी। मेरे कपड़े धोने से प्रेस करने तक का काम वह खुद अपने हाथों से करती थी। घर आकर खाना भी खुद अपने ही हाथों से बनाकर खिलाती थी। उनके हाथ में बहुत जायका था। एक रोज मैं फर्श पर ही सो गया, तभी मौसी मेरे पास आकर मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। मेरी फौरन आंख खुल गई। इससे पहले ही मैं उठता, मौसी ने मेरा सर पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और अपने हाथ मेरे बालों में चलाने लगी। मैं पहले तो मना करता रहा, लेकिन मुझे भी सुकून मिलने लगा था। नींद से मेरी आंखें बोझल हो रही थी। मैं वहीं पर मौसी की गोद में सर रखकर सो गया था। सुबह मेरी आंख खुली तो मौसी भी मेरे साथ ही जमीन पर सो रही थी। उन्हें देखते ही मैं हैरान हो गया और जल्दी से उठकर बैठ गया। मौसी की हरकतें तो मेरी समझ से बाहर होती जा रही थी। अब मैं कोई बच्चा तो नहीं रहा था कि मौसी की हरकतों को नहीं समझता। मैं अब मौसी की ऐसी हरकतों को बुरा समझने लगा था, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में मौसी का बहुत ही खराब किरदार बन रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनसे इसके बारे में कुछ बातें करूं या गलत सोचूं। जितना हो सकता था उनसे खुद को दूर रखता था, लेकिन मौसी तो बहाना बनाकर मेरे पास रहने की कोशिश करती थी। मुझे अब मौसी से डर लगने लगा था। ऊपर से पता नहीं क्यों मुझे क्या हो जाता था, जब भी वह मेरे करीब आती तो अजीब तरह का डर महसूस होने लगता था। मैंने मौसी से छुपाकर एक लड़की से दोस्ती कर ली थी। मैं अक्सर उससे बातें करता था। मौसी की अचानक से नौकरी छूट गई थी तो घर में भूखा रहने की नौबत आने लगी, जिसकी वजह से मौसी ने घर का नीचे वाला हिस्सा किराए पर दे दिया। अब नीचे एक फैमिली रहती थी, और मेरी खुशनसीबी ये थी कि वह फैमिली कोई और नहीं बल्कि उस लड़की की थी जिससे मैं बात करता था। उसका नाम सौम्या था। वह मेरी मौसी से ज़्यादा प्यारी तो नहीं थी, लेकिन हर वक्त तैयार रहने की वजह से हसीन लगती थी। लेकिन मुझे उसका चाशनी में डूबा हुआ अंदाज बहुत ही अच्छा लगता था। मैं कब दीवानगी की हद तक उससे प्यार करने लगा मुझे कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन अब मुझे यूं लगता था मौसी मुझ पर नज़र रख रही है। मैं थोड़ा डर गया था, क्योंकि अगर मौसी को सच का पता लग जाता तो वह ज़रूर मुझसे फ़ोन ले लेती, और मैं फिर क्या करता। मुझे तो अब इस हद तक उससे बात करने का नशा हो चुका था कि मैं अपनी चाय से लेकर आज कौन से कपड़े पहनने वाला हूँ वह भी उससे बातें करता था, और हर फोटो उसे खींचकर भेजता था। वह खुद भी मेरी तरफ बराबर कदम बढ़ा रही थी। एक रात मैं उससे बात में बिजी था। मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई खड़ा है। मैंने जल्दी से फ़ोन काटा और सोने का नाटक करने लगा। वह शायद अभी भी वही मौजूद था। वह जरूर मौसी ही थी। थोड़ी देर में मेरा दरवाज़ा बजा तो मेरी रूह कांप गई। अगर मौसी को सच की भनक भी पड़ जाती तो मेरे लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। मौसी मुझे पसंद करती थी, यह बात अब मेरे दिमाग में रहने लगी थी। लेकिन मैं अक्सर खुद को डांट देता था, क्योंकि वह बस बच्चों की तरह मेरा ख्याल रखती थी। पर मैं अपनी मौसी के बारे में अजीब अजीब वहम पालने लगा था। मैं जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन इससे पहले कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दिया और दिखाने लगा जैसे नींद से उठा हूँ।
मौसी ने अंदर आते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अब मेरे पसीने छूटने वाले थे क्योंकि मौसी की आंखें बेहद लाल हो रही थी। कमरे में गर्मी बढ़ती जा रही थी। मुझे सब बहुत अजीब लग रहा था और डर लग रहा था। आपको कुछ काम था रात के इस वक्त यहाँ? मैंने पूछा था। मौसी ने कहा, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी दिनों से मैं सो नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने अब सोचा है मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में सोया करूँगी। मौसी की इस बात ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। लेकिन आप यहाँ पर क्यों सोओगी? मैंने जल्दबाजी में कहा और फिर अपनी ही जल्दबाजी पर मुझे पछतावा हो रहा था। क्यों सोओगी? इसका क्या मतलब? तुम्हारा घर है, मैं कहीं भी सो सकती हूँ, और अगर मैं यहाँ पर सो भी जाऊँ तो इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? तुम खामोशी से मेरे पैरों वाली साइड पर सो जाओ और मैं तकिया वाली साइड पर। मैंने कहा ठीक है, और मैं आराम से जाकर लेट गया और मौसी भी लेट गई, जबकि मैं अभी तक हैरान और परेशान मौसी को अजीब नज़रों से देख रहा था। पर यह सब हरकतें करके जो कुछ करना चाहती थी मैं उसे कभी भी नहीं करने वाला था। मेरे दिल में अब डर के साथ साथ एक और जज्बात मौसी के लिए पैदा हो चुका था, और वह नफरत का जज्बात था। पता नहीं क्यों अपनी ख्वाहिशों के आगे उन्हें अपनी उम्र नज़र क्यों नहीं आ रही थी। और अगर इतना ही शौक था तो शादी कर लेती, रिश्ता उनके लिए मैं ढूंढ देता। अरे हाँ, यह ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? अगर मौसी की शादी कर दी जाए तो वह भी अपनी ज़िंदगी में आराम से रहती और उन्हें यह सब हरकतें भी नहीं करनी पड़ती। हमारे पड़ोस में एक 40 साल के वर्मा अंकल रहते थे। उनकी शादी के बाद उनकी बीवी मर चुकी थी। अच्छा खासा वह कमा लेते थे। मैंने सोच लिया था अब मुझे क्या करना है। अपनी सोची हुई बात पर अमल करके ठंडे दिमाग से सोचा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये बात मैंने ध्यान रखी थी कि मैं मौसी की शादी करवाना चाहता हूँ। ये बात मैंने सौम्या को भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मौसी के बारे में किसी को भी कुछ पता चले। यह सब बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। उनकी शादी की उम्र निकल चुकी थी, और अगर उनके दिमाग में गलत ख्याल आता भी है तो शुक्र था वह मेरे लिए था। इसलिए मैंने सोच लिया था अब मौसी की शादी करवाकर मैं उनकी ज़िंदगी को आसान कर दूंगा। मेरी जगह कोई और होता तो शायद मौसी अब तक पछता रही होती। लेकिन मौसी की हरकतों से मैं काफ़ी खौफ ज़्यादा ज़रूर रहने लगा था। अगली रोज़ मैं काम पर लग चुका था। मैंने वर्मा अंकल के घर जाना शुरू कर दिया था। उनके साथ अक्सर वक्त पर निकल पड़ता था। एक रोज़ ऐसे ही बातों बातों में मैंने उनसे उनकी शादी के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया उनकी बीवी की किरदार अच्छी नहीं थी। इसी वजह से उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई और वह आज इस दुनिया में नहीं है। तब से मुझे शादी से नफरत सी हो गई थी। अब मैं बस अपने काम पर ध्यान देता हूँ। मैंने कहा, लेकिन आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अगर एक बार कुछ गलत हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि बंदा कोशिश ना करे। वह शायद आपकी किस्मत में नहीं थी। आपकी किस्मत में शायद मेरी मौसी जैसी कोई साफ दिल की औरत है। अब आप सोचिएगा जरूर इस बारे में। मैंने मुस्कुराकर कहा और वहाँ से वापस आ गया था। अब मेरे दिमाग में वर्मा अंकल की बातें घूम रही थी। वह पक्का खिलाड़ी थे। मुझे अब मौसी को जितना हो सकता था उनसे दूर ही रखना था। उनके चरित्र पर कोई उंगली ना उठा सके। मैं यह सब सोच रहा था। मैं करता भी तो क्या करता, मेरे बस में कुछ भी नहीं था। जैसी मौसी की हरकतें थी, अच्छा खासा मर्द यही सब सोचता, बल्कि पहल भी कर चुका होता। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। मैं मौसी को इस दलदल में नहीं जाने देना चाहता था, जहाँ अंदर जाने का तो रास्ता था लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। मैं खुद भी सौम्या से सच्चा प्यार करने लगा था। मैंने सोच लिया था मैं उससे शादी कर लूँगा। अगले कुछ दिनों के बाद वर्मा अंकल की माँ हमारे घर आ गई। मेरी मौसी को तो सारे मामले का कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अब मेरे डर के मारे पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि मौसी ने जब उनकी पूरी बात सुनी तो एक अजीब सी नज़र मुझ पर उसने डाली। उस नज़र में कुछ ऐसा था कि मैं शर्मिंदा होकर रह गया था। मौसी का चेहरा बिल्कुल हैरान हो चुका था। वह परेशान थी। इसके बाद जब उसकी बर्दाश्त से बाहर बातें होती गई तो एकदम से उठी और उन लोगों पर चिल्लाकर उनको बाहर जाने के लिए कहा। वह औरत हैरानी से मौसी की तरफ देखने लगी। मौसी ने अपनी आंखें बंद करके खोली और औरत को लेकर कमरे में बंद हो गई। उसके बाद मौसी ने ना जाने उस औरत से क्या कहा कि वह उससे माफ़ी मांगती हुई चली गई। मैं दौड़कर कमरे में बंद हो गया था। मुझे मालूम था कि अब मेरी क्लास लगने वाली है। मौसी को पता चल गया होगा कि यह सब मेरा ही किया धरा है, लेकिन मौसी ने मुझे कुछ नहीं कहा था, ना ही बाहर जाने पर रोक लगाई थी, बल्कि मुझ पर नज़र रखना भी छोड़ दिया था। 3-4 दिन ऐसे ही गुजरे तो मैं भी उस बात को भूल गया। फिर से एक बार अपनी ज़िंदगी की ओर मसरूफ़ हो चुका था। लेकिन सौम्या मुझसे खींची खींची रहने लगी और मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी थी, और रात में बात करना भी छोड़ चुकी थी।
लेकिन मुझे तो उस वक्त बात करने की आदत सी लग गई थी, बल्कि जैसे नशा लग चुका था। मैं अब बहुत कोशिश कर रहा था वह मुझसे फिर से बात करने लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कुछ दिनों में उसके घर वाले यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। उसने अपना नंबर भी बदल लिया था। मैंने बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम ना आया था। अब मौसी फिर से एक बार नौकरी करना शुरू कर चुकी थी। उसका ख्याल पहले की तरह ही रुक कर रही थी। कभी वह बहाने बहाने से मुझे हाथ लगाती थी, लेकिन अब मैं उनको नहीं रोकता था, ना ही उनसे डरता था, बल्कि जाहिर करता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। काफ़ी वक्त तक यह सब यूं ही चलता रहा। अब मुझे खुद में बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस होने लगे थे। अब मैं हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता था। एक दो बार तो मेरे दिमाग में ख्याल भी आ चुका था कि मैं उनसे शादी कर लूं, लेकिन यह जायज़ था? नहीं, ये तो पाप है। मैं अपने सवालों पर माफ़ी मांग रहा था। मेरे दिमाग से अब भी यही बात नहीं जा रही थी कि मौसी ने शादी के लिए मना क्यों किया था, और ऐसी भी क्या बात कही थी उस औरत को जो वह माफ़ी मांगते हुए यहाँ से गई थी। पता करने के लिए अगले दिन मैं उनके घर गया। उस औरत ने मुझे बिना बताए ही मुझे वहाँ से भगा दिया। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, अब मैं कुछ काम करने का सोचा था। मैंने रिज्यूम बनाकर हर जगह दे दिया था। जल्दी ही मेरी नौकरी लग चुकी थी। पहले के बराबर मैं अब काफ़ी समझदार हो चुका था। मौसी अभी भी मेरा ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखती थी जैसे पहले रखती थी, और अभी भी मेरे साथ बराबर अजीब हरकतें करती थी। लेकिन शायद यह सब मौसी के लिए नॉर्मल ही था। मैं खुद अपने मन से यह सब सोच रहा था, जबकि मौसी ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं था, बल्कि वह तो हमेशा ही मेरा ख्याल रखती थी। सौम्या के जाने के बाद मैंने लड़कियों में दिलचस्पी छोड़ दी थी। वह धोखा देकर जा चुकी थी और दोबारा कभी बात भी नहीं की थी। मैंने भी अपनी नौकरी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब मौसी काफ़ी खुश रहने लगी थी। अब वह मेरे और करीब आने की कोशिश करती थी। मैंने इस बार उन सब चीज़ों को नॉर्मल ही लिया था, और शायद यहाँ पर मैं गलती कर बैठा था, क्योंकि इस बार मैं जो सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं होने वाला था, बल्कि इस बार वह सब होने वाला था जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब रात को खाना खाते ही मुझे कुछ होश नहीं रहता था। जब सुबह होती तो जिस्म में थकावट सी महसूस होती। लेकिन अजीब बात यह थी कि मौसी मुझसे नजरें नहीं मिलाती, बल्कि शरमाई शरमाई रहने लगी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और मैं अपनी तरफ से कुछ भी अजीबोगरीब सोचकर खुद को परेशानी में नहीं डाल सकता था। इसलिए मैंने यह सब ज़्यादा काम करने की वजह से समझा था। मैं अब सुबह उठते ही रोज मौसी से छुपकर दवाई खा लेता था, जिससे मेरी तबीयत बिल्कुल सही लगे। लेकिन रात होते ही दोबारा से वही सब होने लगता। एक रोज मेरी आंख जल्दी खुल गई। मौसी मेरे साथ बहुत ही अजीब हरकत से सो रही थी। मैं बहुत डर गया था और दोबारा से लेटकर सोने का नाटक करने लगा था। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे मौसी भी उठ गई है। मौसी ने मेरे पास आकर मेरे बालों में हाथ फेरा था। उसके बाद दबे पांव कमरे से बाहर चली गई। मौसी के जाते ही मैं उठकर बैठ गया था। मैंने अपना सर थाम लिया। यह सब क्या हो रहा था? लेकिन जो भी था बहुत गलत हो रहा था। अब मेरे दिमाग में मौसी की पिछली सारी हरकतें घूमने लगी थी, और आज के सच के बाद मेरा उन रिश्तों पर से यकीन खत्म हो चुका था। मैंने सोच लिया था अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर था। मैं मौसी के नाम एक पत्र लिखकर घर से जाने के बारे में सोचा। मौसी वापसी पर आकर पत्र पढ़ लेती तो उनको मेरी सारी बातें मालूम हो जाती। मैं घर से निकलने ही वाला था कि एक मांगने वाली औरत दरवाज़ा बजाने लगी। उसे देने के लिए कुछ लाने मैं किचन में गया तो वह औरत अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दी। मेरे हाथों को चूमने लगी और रोने लगी। उसे यूं देखकर मैं परेशान हो गया था कि क्या हुआ। मैंने कहा, आपको भूख लगी है तो आप यहाँ बैठिए, मैं आपको खाना देता हूँ। मैंने उसे बैठने को कहा था, लेकिन वह खाने के लिए राजी नहीं थी और कहने लगी, मैं तुम्हें एक सच बताने आई हूँ। बहुत ढूंढा मैंने तुम्हें, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। वह रोते हुए अभी भी मेरा हाथ और चेहरा चूम रही थी। उसको देखकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वह कहने लगी, ऐसा सच कि शायद अभी तक तुम्हें पता ही नहीं है। ये तेरा बैग है, तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा, मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और जा रहा हूँ। लेकिन क्यों जाना चाहता है? क्या वह तुम्हें प्यार नहीं करती? क्या वह अच्छी नहीं है? कहाँ पर है वह? मैंने कहा, देखिए, मुझे आपकी किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही है, और आप किसकी बात कर रही हैं वह भी नहीं पता। आप मुझे यह बताइए कि आप हैं कौन? मैंने जब यह सवाल किया तो उस औरत के चेहरे पर दर्द छा गया था। जब वह बोली थी, मैं तेरी माँ हूँ, तो इतनी जल्दी अपनी माँ को भूल गया? उन्होंने एक तस्वीर मुझे दिखाई, जिसे देखते ही मैं उनसे लिपट गया था।
वह वाकई में मेरी माँ ही थी, लेकिन वह बिल्कुल बदल चुकी थी। वह तो बहुत हसीन हुआ करती थी। फिर उनकी ऐसी हालत कैसे हुई? झुर्री वाला चेहरा अब तो पहचान में भी नहीं आ रहा था। जब रो रो कर हम माँ बेटे ने अपने गम हल्के कर लिए तो माँ ने मौसी के बारे में पूछा था। मैंने कहा, माँ, मौसी तो नौकरी करती हैं, शाम तक आ जाएगी। ये सुनकर माँ मुझे हैरानी से देखने लगी और कहने लगी, यह क्या कह रहा है? तू किसकी बात कर रहा है? माँ शायद मौसी को भूल चुकी थी। मैंने जल्दी से अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली और माँ को दिखा दी। इसे देखते ही माँ ने गहरी सांस ली, जैसे वह सब समझ गई हो। उसके बाद मुझे और मौसी को लेकर जो राज माँ ने मुझसे कहा, मैं दंग रह गया। माँ ने मुझे पापा के बारे में बताया था कि तेरे जाते ही पापा ने दूसरी शादी कर ली। वह बीबी कम उम्र की थी। उसकी बातों में आकर पापा ने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। तब से माँ पुराने घर में रहती थी। वह हर रोज मेरी तलाश में निकलती थी, एक उम्मीद पर कि एक न एक दिन उसे उसका बेटा जरूर मिलेगा। और आज वह दिन भी आ गया था। माँ ने अपनी थैली से एक तस्वीर निकाली जिसमें मैं और मौसी एक साथ बैठे हुए थे। इस तस्वीर में मौसी ने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। मैंने माँ की तरफ देखा तो वह बोली, यह तेरी मौसी नहीं, तेरी बीबी है। इसकी शादी बचपन में ही तुमसे कर दी गई थी और तब से ही यह तेरा ख्याल रख रही है। इसके घर वाले ने अपने सर का बोझ समझकर इसकी शादी तुमसे कर दी थी। यह बेचारी बहुत मजबूर थी, इसलिए यह शादी के लिए हाँ कर दी थी। और तेरा बाप इसे रखने को तैयार नहीं था, इसलिए तुझे वहां से लेकर चली आई। बचपन में सब तेरा मजाक बनाते थे कि यह तेरी मौसी है, बीबी नहीं है। और मैं हैरान हूँ इस बात पर कि तूने सच मानकर उनकी बातों पर यकीन भी कर लिया और अपनी पत्नी को पत्नी कहने के बजाय उसे मौसी कहकर बुलाता है। यह सब जानकर मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई थी और मौसी पर तरस आया था। वह कितनी हिम्मत वाली थी, कैसे वह सब बर्दाश्त करती रही। मैं तो खुद उसके लिए रिश्ते की बात कर चुका था और अगर वह सौम्या को घर से नहीं निकालती तो हो सकता था मैं उससे शादी भी कर लेता। तो कैसा लगता? जिसे आज तक मौसी समझता था वह मेरी ही बीबी थी और जो कुछ भी वह करती आ रही थी पत्नी होने के हैसियत से करती आ रही थी। शाम को वह घर आई और माँ को देकर होश खो बैठी थी। उसे पता चल चुका था कि अब मैं सच्चाई जान चुका हूँ, इसलिए मेरे सामने आने से शर्मा रही थी। माँ के सोने के बाद रात को मैं उसके कमरे में चला गया था। वह अभी तक जाग रही थी। मुझे देखते ही मुंह फेर कर बैठ गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया और पूछने लगा, क्यों छुपाया तुमने यह सब? मुझे भी तो बता सकती थी ना। मैं फिजूल में इतना सब कुछ गलत सोचने लगा था। वह कहने लगी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें यह सब नहीं मालूम है, इसलिए मैं खामोश रही। बाद में जब मुझे तुम्हारी हरकतों का पता चला, मुझसे दूरी और सौम्या से नज़दीकी का, तो मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया। सौम्या एक फ्रॉड लड़की थी जो अपने नकली माँ बाप को लेकर ऐसे ही लड़के को लूटती है। मैंने उसे पुलिस की धमकी दी तो वह खुद यहाँ से भाग गई। मैंने कहा, जाहिर है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। वह कहने लगी, ये तुम क्या होता है, मैं तुमसे बरी हूँ, आप कहकर मुझे बुलाया करो। उसने शर्मा कर कहा। मैंने कहा, लेकिन मैं रिश्ते में तुमसे बड़ा हूँ, पति हूँ तुम्हारा। मैंने शरारत से कहा तो वह हंस पड़ी थी। मैं जाने अनजाने में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाला था। अगर माँ सही वक्त पर आकर मुझे सच ना बताती तो मैं अपनी बीबी को छोड़कर जा चुका होता। हम दोनों ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली थी। मेरी बीवी वाकई एक मोहब्बत और इज्जत करने वाली साबित हुई थी। इसलिए कहते हैं ना, जब तक पूरी सच्चाई जान न जाया जाए तब तक कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।